नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूँ। सभी लोग लाइव आ जाएंगे। मनीषा, राजू, योगेश, अल्पा, राज तिलक, रबीना, प्रिया, सानिया, निशा, गुलशन, राखी, नीरज, अनुराग, अंकिता, पूजा, अनामिका, कविता, सुखप्रीत, प्रशांत, दीपिका, अभिषेक, बबली, प्रियंका, अविनाश, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद तो यही रहती है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बच्चों, कल आपको मैंने रिवीजन क्लास कराया था। रिवीजन क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपके क्वेश्चंस जो थे वो आपको उम्मीद करती हूँ कि आपके सॉल्व हुए होंगे। और वैदिक सभ्यता आज आपके बैच में मैं शुरू कर दूंगी क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट आपका ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ख़त्म होने वाला है। उसके बाद आज ही हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों, अब हम चले जाते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में लोथल पढ़ाया था और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे। अब देखिएगा, यहाँ से आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको यहाँ पे कालीबंगा की हम बात करेंगे। वो जो आपकी पीडीएफ है क्वेश्चन वाली, वो आपके बैच में भी पड़ जाएगी ताकि आप उससे यहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। मैम, वर्कशीट का सॉल्यूशन भी अपलोड करवा दीजिए साथ साथ। बेटा नैन्सी जी, आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री रिवीजन के क्लास के नाम से पढ़ा हुआ है, आप वहां से ले लो। क्योंकि मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं आपको वहां पे आंसर मेंशन कर दूं तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, है ना? तो इसलिए आपको आंसर नहीं, क्वेश्चन दिए, क्योंकि उसके सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर करा चुकी हूँ। और आप सभी को लाइव क्लासेस कोशिश करूंगी कि मैं जितना आपको एक हफ्ते में पढ़ाऊं उतना मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ जाऊं। अब आपका सारा जो है क्वेश्चन मैंने देख लिया है। अब बाकी की चीज़ें प्यारे बच्चे हम करेंगे अगली क्लास, मतलब क्लास के एंड में, अगर आपका कोई डाउट होगा तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आपका यहाँ पे एक दे रखा है कालीबंगा। और कालीबंगा की अगर हम बात करें तो दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा था। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। ये एक यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाता है कि भाई दशरथ शर्मा नाम के एक व्यक्ति जिन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की राजधानी क्या थी, तो आप कहोगे कि कालीबंगा। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका जो है मतलब मोहनजोदाड़ो और आपका जो हड़प्पा है उनको जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो उसका आंसर आप जल्दी से मुझे दे दो। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो आप कहोगे मैम हमें यहीं से मिलते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य बेटा, यानी हल के निशान। ठीक है, एविडेंस ऑफ प्लड फील्ड फाउंड। जैसे आपके खेतों में जब फसल बोई जाती है तो उससे पहले खेतों की जुताई होती है। ठीक है, आर्यन कल क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि कंटेंट बहुत डीप है। बेटा क्वेश्चन भी डीप आ रहा है। अगर मैं हवा में निकाल दूंगी सिलेबस तो फिर मुझे हिस्ट्री की क्लास कराने के लिए सिर्फ 30 क्लास की जरूरत है। फिर मैं हवा में निकाल दूंगी, फिर आप मुझसे फिर ये नहीं कह सकते लेकिन कि आपने डीप में क्यों नहीं पढ़ाया। पिगट ने कहा है, शाबाश बच्चों। कम से कम टीचर पे विश्वास रखो कि अगर वो आपको पढ़ा रहा है तो वो आपको सही पढ़ा रहा होगा। ठीक है, और आप कहेंगे कि नहीं हमें नहीं पढ़ना है, हमें तो सिंपल पढ़ना है, हमें ज़्यादा अंदर जाना ही नहीं है, तो फिर मैं उसके लिए तो बहुत आसान है, मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि 3-4 किताबों से मैं कंटेंट आपके लिए निकालूं। बेटा लास्ट क्लास में लोथल बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, लोथल बता दिया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। चलिए आगे आइए। अब यहां से आपको क्या क्या मिला, इसे किसने
आपका हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा तो दशरथ ने। यहाँ से जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बच्चे यही बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे आपसे अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो आपका कालीबंगा से 7 आयताकार हवन कुंड मिले हैं और अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। तो मैंने आपको कल क्लास में, प्रैक्टिस क्लास में बताया था कि कालीबंगा और लोथल 2 ऐसी जगह हैं जहां पर आपके हवन कुंड या फिर आप कह सकते हो अग्नि कुंड मिले हैं। तो 2 जगह से प्यारे बच्चों ये मिलते हैं। लोथल में भी मैंने आपको बताया था और आज मैं आपको कालीबंगा में भी बच्चे बता रही हूँ। तो आप क्या कहेंगे कि मैम लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से हमें अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। और ये किस शेप में मिले हैं? तो बेटा ये रेक्टेंगुलर शेप में मिले हैं, ये आयताकार शेप में मिले हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से। उसके बाद प्यारे बच्चे यहाँ से काली चूड़ियां मिली हैं, ब्लैक बैंगल्स। बच्चा पूछता है किस चीज की बनी हुई थी? तो बेटा ये मिट्टी की बनी हुई काली चूड़ियां मिलती हैं। किस चीज की बनी हुई काली चूड़ियां थी? तो आप कहोगे कि मैम मिट्टी की बनी हुई काली चूड़ियां थी और इसी के नाम पर, इन काली चूड़ियों के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है? कालीबंगा पड़ा है मैम। ठीक है, क्या पड़ा है बेटा? तो आप कहोगे कालीबंगा पड़ा है। ठीक है, और आपकी एक प्रॉब्लम और थी कि जो हैंड रिटन पीडीएफ आ रही थी उसमें आपका पूरा पीडीएफ को ही कॉपी करके दिया जा रहा था, वो कंप्लेंट भी मैंने कर दी है। अब से ऐसा नहीं होगा। आपकी हर प्रॉब्लम का बच्चे मैं सॉल्यूशन करूंगी, ऑलवेज आपको सपोर्ट करूंगी। जो आपको मुझसे अपने एग्जाम में हेल्प चाहिए वो भी मैं आपको दूंगी, लेकिन बस आपसे मुझे इतना चाहिए कि जब मैं पढ़ा रही हूं तो प्लीज आप लोग केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, इसके अलावा और कोई भी बात आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि काली चूड़ियां मिली हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और बच्चे यहाँ से बोन्स ऑफ कैमल मिले हैं, ऊंटों की अस्थियां या हड्डियां, आप जो भी कहना चाहें, वो आपको यहाँ से मिली हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फर्श है, फर्श में ईंटों का प्रयोग किया गया है। मैंने कल आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया और पहले भी बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपके, चाहे आप घरों की बात कर लो, चाहे बेटा आप नाली की बात कर लो, ये दोनों किससे बनी हुई थी? पकी हुई ईंट से। यानी कि आपके ब्रिक्ड, आपका जो ब्रिक्स है वो कैसा था? जिसे आग में पकाकर यूज किया जाता था। आज भी आपने देखा होगा कि पहले ईंट को मिट्टी से शेप दी जाती है, उसके बाद उसको पकाया जाता है और फिर उसका यूज घर बनाने में किया जाता है। तो उस टाइम पर भी बेटा ऐसा ही होता था, यानी फर्श में ईंटों का प्रयोग था। यहाँ से हमें कॉम्ब ऑफ आइवरी मिला है, मतलब हमें यहाँ से क्या मिला है? हाथी दांत की कंघी मिली है। क्या मिला है बेटा? हमें मैम यहाँ से हाथी दांत की कंघी मिली है। मैं आपको यहाँ पे नोट डाल के 2 लाइन इसी में ऐड करवाऊंगी, अलग से ऐड नहीं करना, लेकिन केवल नोट डाल लेना कि जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सभ्यता के लोग सूती वस्त्रों यानी कॉटन क्लॉथ्स, सूती वस्त्रों, कॉटन क्लॉथ्स, हाथी दांत से बने सामान, हाथी दांत से बना सामान, मनके आदि का निर्यात करते थे। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। ये मैंने यहाँ क्यों लिखवाया? क्योंकि हाथी दांत की जो बात हुई है वो यहाँ पे हुई है, तो मैंने नोट डाल के आपको यहीं ऐड करा दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एक्सपोर्ट होता था, जो निर्यात किया जाता था, वो आपके कॉटन क्लॉथ्स का, ठीक है, एलिफेंट टीथ से बना कोई भी आपका सामान जो होता था, और आपका मनका, मनका मतलब जो मैम ज्वेलरी मेकिंग के लिए काम में आता था।
ठीक है, क्या मैम इससे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको कहाँ से मिल रही है? कालीबंगा से मिल रही है। उसके अलावा बेटा सिलबट्टा मिला है, जिसे आप ग्राइंडिंग स्टोन कहते हैं। जैसे आज के टाइम पे आप मसाले पीसने के लिए किसका यूज करते हो? मिक्सर का, है ना। आपका पत्थर का भी एक होता है, और सच बताऊं तो पत्थर पे पीस के जो मसाला प्रिपेयर किया जाता है उसमें खाने का एक अलग ही लेवल का टेस्ट होता है। लेकिन आज हम अपनी इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में बिजी हो चुके हैं, और सच बताऊं तो सिलबट्टे पे हर किसी को मसाला पीसना आता ही नहीं है, क्योंकि इसकी जगह किसने ले ली? मिक्सी ने ले ली। तो सिलबट्टा कब से चल रहा है? ग्राइंडिंग स्टोन मतलब पत्थर का बना हुआ होता था ये, और ग्राइंडर का काम क्या होता है? उसको पीसना। तो ये आपको कहां से मिला है मैम? ये कालीबंगा से मिला है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब यहां पर भूकंप भी आया था, इस तरह के एविडेंसेस भी यहां पर मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलता है? एविडेंस यहां पर मिलते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां से बच्चे लकड़ी की नाली भी मिलती है। अब लकड़ी की नाली मिलती है, मतलब नाली कैसी बनी हुई थी? लकड़ी की नाली बताकर ये बताया गया है कि यहाँ पर घरों में नालियां निकाली गई थी। देखिए बच्चे, क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये कोई घर है, ठीक है, इस घर से बाहर एक नाली निकाली जाती थी, और यहाँ पे एक सीवर होता था, और इसका पूरा पानी इस सीवर के अंदर चला जाता था। जैसे अगर आज भी आप शहरों में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि नालियां निकलती हैं और एक बड़ा सीवर होता है, तो घरों का सारा पानी उस सीवर के अंदर जाता था। और बच्चे, ये जो नाली होती थी, ये पक्की ईंट की बनी हुई होती थी। पक्की ईंट, ठीक है, पक्की ईंट की बनी हुई होती थी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये नालियां आपकी ढकी हुई रहती थी। ठीक है, ढकी हुई नालियां यहाँ पर रहती थी, ऐसा नहीं कि ओपन करके रखा हुआ है, नहीं, पूरा कवर्ड रहती थी। ठीक है, ये देखिए पुदीने और आम की चटनी की बातें हो रही हैं। मैं समझ गई, तुम्हारे अंदर की इच्छाएं जग गई हैं, लेकिन थोड़ा काबू करो उन इच्छाओं को। ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छी लगती है सिलबट्टे की चटनी, मैंने भी खाई है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं। तो आप एक एक चीज आप सुनते रहना कि मैं आपको क्या क्या बता रही हूँ, कि भाई नालियां कैसी थी, या फिर आपकी लकड़ी की नाली कहाँ से मिली थी। ठीक है, आगे हम बात कर सकते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। अब मैम ये अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है? अब मैम ये फ्यूनरल राइट्स क्या होता है? बेटा, जब किसी की आपके घर में डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद में जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे आपका कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके बाद में उसका दाह संस्कार किया जाता है। ठीक है, पूजा पाठ करवाई जाती है। बूढ़ा व्यक्ति होता है तो प्यारे बच्चों, आपको देखा होगा आपने कि आपके यहाँ पे तेरहवीं की जाती है, किसी के यहाँ उसको तेरहवीं कहते हैं, किसी के यहाँ कुछ और बोलते होंगे। तो ये सब जो रिचुअल्स होते हैं, इन सब के जो एविडेंस मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ठीक है, ये सब कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। जी हाँ बेटा, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। पुष्पा, ये मैं ऑलरेडी बेटा बता चुकी हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बताया है। ठीक है, आगे चलिए, आगे आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था जिसके निचले भाग में, जहां सामान्य लोग रहते थे, भी किलेबंदी की गई थी। मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, कि मैंने आपको एक चीज बताई है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दो भागों में विभाजित थी, जिसमें एक मैंने आपको पूरब बताया है और एक मैंने आपको पश्चिम बताया है, यानी ईस्ट और वेस्ट। पूरब में मैंने बताया था कि या तो राजा या सरदार रहते थे, या हम कह सकते हैं कि उच्च वर्ग के लोग रहते थे। यहाँ पर कौन रहते थे? राजा या सरदार, या फिर कह सकते हो हाई क्लास पीपल। ठीक है, हाई क्लास पीपल, उच्च वर्ग के लोग। ठीक है, ये यहाँ पर रहते थे। और इसको क्या कहते थे? इसको या तो दुर्ग कहते हैं या इसको गढ़ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? या तो दुर्ग कहते हैं या फिर बेटा यहाँ पर इसको गढ़ कहते हैं।
और ये आपका जो ऊपर वाला सॉरी उल्टा लिख दिया, आई एम सॉरी, पूरब में वो रहते थे सामान्य लोग, आई एम सॉरी, मैं करेक्शन कर रही हूं। यहाँ कौन रहते थे? सामान्य लोग रहते थे, ठीक है, सामान्य लोग यानी कि आम जनता रहती थी। पश्चिम में रहते थे आपके राजा या सरदार, ठीक है, राजा या सरदार रहते थे। और यहाँ पर आप कह सकते हो उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग, ठीक है, हाई क्लास पीपल यहाँ पर रहते थे। और यहाँ पे पश्चिम में जो था ये पूरा दुर्गीकृत किया गया था, यानी इसका फोर्टिफिकेशन किया गया था, क्योंकि जहां राजा रहता था वहां पर अटैक का खतरा रहता था, या जहां पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपका फोर्टिफिकेशन कंपलसरी था, क्योंकि ज्यादातर अटैक यहीं होते थे। और इसीलिए बच्चे इसको क्या कहते थे? दुर्ग या गढ़ कहा जाता है, दुर्ग या फिर क्या कहा जाता है? गढ़ कहा जाता है, ठीक है। तो पश्चिम में कौन रहते थे? उच्च वर्ग के लोग रहते थे और इसे आपका दुर्ग या गढ़ कहते थे। और पूरब में कौन रहते थे? सामान्य लोग रहते थे। कौन रहते थे बच्चे पूरब में? आप कहोगे मैम पूरब में सामान्य लोग रहते थे, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सामान्य लोग कहाँ पर रहते थे? तो मैम पूरब के अंदर रहते थे। और जो आपका जो सामान्य क्षेत्र था, या जहां इसे क्या कहते थे? इसको बेटा नगर क्षेत्र कहते थे, नगर क्षेत्र। लेकिन अगर मैं बात करूं कालीबंगा की, तो कालीबंगा में बेटा एकमात्र ऐसा नगर था कालीबंगा जिसमें आपका पूरब और आपका जो इसका पश्चिम का हिस्सा था ये दोनों के दोनों आपके दुर्गीकृत किए गए थे। मतलब यहां पर भी सुरक्षा की दीवारें लगी हुई थी, सुरक्षा दीवारें। तो आप कह सकते हो कि मैम यहां पर ये आपका हमें याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको ध्यान रखना है कि पूरब और पश्चिम क्या होता है, ठीक है। अब देखो कहां पे आपका एकमात्र ऐसा नगर जहां पर आपका क्या किया गया था मैम? जहां पर किलेबंदी पूरब और पश्चिम दोनों जगह की गई थी, ठीक है। रोहित कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, आपका दिमाग इस टाइम पे पता नहीं कहाँ जा रहा है बेटा। क्या ऊपर नीचे कर दिया? आपको समझाया है मैंने कि आपका कालीबंगा एकमात्र ऐसा नगर था कि जहां पर सामान्य लोग रहते थे। वहां पर भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी आपके वहां पे दोनों जगह पर किलेबंदी थी, लेकिन जनरली आपके जो और आपकी साइड थी हड़प्पा सभ्यता की, वहां पर आपके सामान्य लोग जहां रहते थे वहां पर दुर्ग नहीं थे। लेकिन कालीबंगा में दोनों जगह पर सुरक्षा की दीवारें थी बेटा, ये मैंने आपको बताया है। अब आप इसको लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। ऊपर नीचे नहीं किया मैंने, ठीक कर दिया, तुरंत ही ठीक कर दिया था, तुरंत ही मैंने ठीक कर दिया था इसको। पूरब में सामान्य लोग और पश्चिम में राजा या सरदार या उच्च वर्ग के लोग, ठीक है। तो आप इसको समझाने के लिए ये चीज की ये क्या लिखी हुई है लाइन, उसके लिए मैंने इसको ये बनाया है, ठीक है। तो एक बार फोकस करिए बच्चे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, आपको कोई भी लाइन ऊपर नीचे पता नहीं कैसे लग जाती है, ठीक है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, ये समझाने के लिए है। आगे आपकी एक साइट आती है धोलावीरा, और धोलावीरा के बारे में एक बच्चा अभी बहुत देर से कमेंट कर रहा है कि 3 भागों में विभाजित था। तो हाँ, धोलावीरा आपका 3, ये 3 होगा, ठीक है, 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो धोलावीरा आपका 3 भागों में विभाजित था। बाकी जितने भी आपके साइट्स थे वो सारे के सारे बच्चा आपके 2 भागों में विभाजित थे। लेकिन धोलावीरा एक ऐसा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जो कि आपका 3 भागों में डिवाइडेड था, ठीक है। ये आपको 1 मिनट यहां से शुरू करना है धोलावीरा। अब पहला इसका शेप पूछा जाता है, कैसा नगर था ये? तो ये एक आयताकार। मैम हमने तो पहले वो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई आपको धोलावीरा के बारे में ही तो लिखना है, कुछ लिख लो ऊपर नीचे, क्या दिक्कत हो रही है? अगर आपने पहले लिख लिया कि 3 भागों में विभाजित था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर आपका सिटी था। अब ध्यान से पढ़ना, राखीगढ़ी एवं धोलावीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पा कालीन नगर हैं तथा भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदड़ो, उसके बाद में बेटा लिखिएगा यहां पर हड़प्पा एवं गणेरी वाला पाकिस्तान में, ये आपके पाकिस्तान में सभी के बाद राखीगढ़ी चौथा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। मैम ये समझ में नहीं आया, क्या इसको हाथ से लिखकर समझाओगी? बिल्कुल समझाऊंगी, जब बिल्कुल समझाऊंगी बेटा। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं, देखो सिंपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बताओ भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है, तो आप तुरंत मुझे आंसर करोगे राखीगढ़ी। ये कौन से नंबर का है? फर्स्ट नंबर का। अब मैं पूछूं सेकंड नंबर पे कौन है, तो मैम सेकंड नंबर पर धोलावीरा है। लेकिन मैम अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, मतलब जब भारत से अलग पाकिस्तान नहीं बनाया गया था, ठीक है, जब भारत से अलग पाकिस्तान नहीं बना था, तो हम अगर पूछें भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा, अगर हम पूछें भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा अगर हमसे पूछा जाए, तो बताइएगा सीक्वेंस क्या होगा, तब फर्स्ट नंबर पर कौन सा होगा? बेटा फर्स्ट आपको बता चुकी हूं, मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, और बच्चे सेकंड नंबर पर हड़प्पा होगा, थर्ड नंबर पर गनेरीवाल होगा, जो आपने बोला कि नवीन सर ने गनेरीवाल बताया है, तो ये बेटा आपका थर्ड नंबर पर आएगा। किस पर आएगा? थर्ड नंबर पर। और फिर आपका ऑल ओवर चौथे नंबर पर क्या आएगा? फिर आएगा राखीगढ़ी। तो ये आपके भारत से अलग जब पाकिस्तान नहीं हुआ था तो ये सीक्वेंस था, लेकिन केवल भारत में पूछा जाएगा तो बेटा राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी के बाद भारत में धोलावीरा है, धोलावीरा के बाद कालीबंगा है। अगर आप थर्ड नंबर भी पूछना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि मैम भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा मोहनजोदाड़ो ही है। तो आप गनेड़ी वाला को लेकर बहुत कंफ्यूज थे और मैंने बोला था थोड़ा पेशेंस रखो, मैं सब आपको बताऊंगी। तो मोहनजोदाड़ो आता है, हड़प्पा आता है, राखीगढ़ी आता है, फिर बेटा गनेड़ी वाला आता है। ठीक है, और धोलावीरा की अगर हम बात करते हैं तो धोलावीरा सेकंड नंबर पर आता है। तो इस लाइन के अंदर जो लिखा है बच्चे वो यही लिखा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आप यहां पे फटाफट से इसको लिख के आगे बढ़ जाएंगे। जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी मैं 10 तरीके से समझाऊंगी। प्रवती महातो बेटा भारत में है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहले पाकिस्तान भी शामिल होता था। केवल भारत में पूछा जाए तो आप बोलना राखीगढ़ी, बस सिंपल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अनुराग मैं पहले ही बता चुकी हूं कि इसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। ये बेटा मैं पहले ही बता चुकी हूं धोलावीरा के बारे में कि यूनेस्को की साइट में इसको शामिल किया गया था और ये 2021 में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था और ये 40वां स्थल था, 41वां नहीं 40वां। अब आ जाते हैं आगे। अब यहां से धोलावीरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं 3 भागों में विभाजित था और ऐसा एकमात्र नगर था। यहां से हड़प्पा की पहली खगोलीय पर्यवेक्षण शाला यहां से मिली है।
द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ हड़प्पा वॉज फाउंड हेयर। मतलब यहां से खगोलीय पर्यवेक्षणशाला जहां पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का काम किया जाता था वो हमें यहां से मिला है। बेटा आप एक चीज क्यों नहीं समझ रहे, मैंने बोला कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा, यहां ब्रैकेट में लिख लो, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, ये तब की सिचुएशन है। अब तो बेटा भारत से अलग ही हो चुका है ना पाकिस्तान। आप गूगल तो सर्च कर रहे हो, लेकिन जब मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी ओरल फॉर्म में बताई है कि ये सिचुएशन तब की है जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, इतना तो आपको पता है ना कि भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान बना है। मतलब पाकिस्तान भी एक समय पर भारत का हिस्सा था। अब बात समझ आई? आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया, आना चाहिए आपको। आगे आइए, यहां से क्या मिला था? हड़प्पा में पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी प्यारे बच्चे यहां पर मिली थी। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या मिला है कि धोलावीरा की जो रक्षा प्राचीर थी, रक्षा प्राचीर क्या होता है मैम? रक्षा दीवारें, जिन्हें आप दुर्ग कहते हैं, ये बेटा पत्थर से निर्मित थी। ठीक है, तो आपका द डिफेंस रैम्पार्ट्स ऑफ धोलावीरा वर मेड ऑफ स्टोन, पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारों से इसके लिए सुरक्षा की दीवारें बनाई गई थी। ठीक है बच्चे, तो ये आप यहाँ पे लिख लें कि धोलावीरा 3 नगरों में विभाजित था या 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा में पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला मिली है। यहाँ से मैम सुरक्षा की दीवारें जो मिली हैं वो स्टोन से बनाई गई थी या पत्थर से निर्मित की गई थी। ठीक है, लिख लो फटाफट से बच्चे, लिख लीजिए एक बार, है ना, और लिखकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिख लीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया बेटा? लिख लिया सब लोगों ने? एक ये शिकायत है कि मैम लिखने नहीं देती हो, अब लिखने भी दूंगी तुम्हें। हाँ बेटा, आप ये क्लास सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, सबके लिए ले सकते हो आप। यहाँ पे सबसे काम आपका आ जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, आगे हम बात करते हैं। यहां से हमें सुनामी के साक्ष्य मिले हैं और यहां पर हमें 16 तालाब भी मिले हैं। ये बेटा तालाब कर देना, यहां पर पॉन्ड्स, 16 पॉन्ड्स मिले हैं। तो यहां पर जब पॉन्ड्स मिले, तालाब मिले, इसका मतलब यहां सुनामी आती होगी। क्या आती होगी बेटा? सुनामी आती होगी। अजय बेटा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरे भाई, मैं मेरे दोस्त, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। एक बार पीछे की क्लास देखो। ठीक है, यहाँ पर बेटा जल प्रबंधन व्यवस्था यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम काफी अच्छा था, बहुत अच्छे से। और सच बताऊं तो धोलावीरा अपने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बने हुए थे? आर्टिफिशियल आपके जो हैं रिजर्वियर बने हुए थे। मतलब ये लोग पानी को संग्रहित करते थे, जो वर्षा का पानी आता था उसको कलेक्ट करते थे। और बेटा जी आपका बांध निर्माण, यानी कि इन्होंने क्या कर रखे थे? डैम भी बना रखे थे।
डैम किसके लिए होते हैं भाई? पानी को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने के लिए। तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा था। क्यों था मैम? क्योंकि उस टाइम पर, जब आज के टाइम पे हमारी सरकार कहती है कि बारिश के पानी को कलेक्ट करो, मतलब उसका आप उसको रिजर्व करो, तो ये लोग उस टाइम पर करते थे आपके धोलावीरा के, ठीक है। और बांध निर्माण होता था यहां पर, मतलब इस टाइम पे डैम बने हुए थे इस जगह पर, ठीक है। आगे चलिए बेटा, अगला आपका लिखा है, यहां से खेल के स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, यानी एविडेंस ऑफ स्पोर्ट्स स्टेडियम। स्टेडियम भी था। अब आप पूछोगे कौन सा गेम खेलते थे स्टेडियम में, उसका प्रमाण नहीं है, लेकिन स्टेडियम था, इसका मतलब कोई ना कोई गेम तो होता होगा। इस स्टेडियम के अंदर कौन सा गेम खेला जाता था, यह बेटा नहीं पता चल पाया। यहां गेम कैसे खेलते थे, तो आपने देखा होगा कि जैसे आप आज चेस खेलते हो, तो उस टाइम पर भी चेस, लेकिन वो पत्थर से खेला जाता था। ये लोग पशु पक्षियों को आपस में, जो पक्षी होते थे उनको लड़ाते थे, पशुओं को आपस में लड़ाते थे, मछली पकड़ते थे, ये सब इनके स्पोर्ट्स में शामिल था। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि गेम कौन से खेलते थे, तो मैंने आपको बताया यहां पर कि पत्थर से ये क्या खेलते थे, चेस आपका खेलते थे, ठीक है। ये पशु और पक्षियों को लड़वाते थे, मतलब पक्षी पक्षी को लड़वाते थे, पशु पशु को लड़वाते थे, साथ साथ आपका मछली पकड़ने का, ये सब इनके गेम्स में शामिल था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं और आगे की बात करते हैं, और आपके 2-3 साइट्स और बची हुई हैं जो कि अब बहुत छोटी छोटी सी हैं, जैसे सुरकोतदा। पहले सॉरी, आप लिख लीजिए और लिखकर मुझे बताइए कि मैम लिख चुके हैं। बेटा आईपीएल होता था या नहीं ये मुझे नहीं पता बच्चा, है ना। अभी मैं लिखवा दूं, क्रिकेट खेलते थे, फिर बोलोगे मैम कहीं मिला ही नहीं, आपने लिखवा दिया। लिख लिया, चलो बहुत बढ़िया। आगे आ जाइए बेटा, अगला आगे आपका दे रखा है सुरकोतदा। अब ये सुरकोतदा एक ऐसी जगह है जहां पर अगर हम बात करें तो घोड़े की हड्डियां मिली हैं, हॉर्स बोन्स हमें यहां पे मिले हैं, और सुरकोतदा ये कहा जाता है कि यहां से ही हमें घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले सबसे पहले, ठीक है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले। तराजू का पलड़ा, द स्केल, तराजू देखा है बेटा आपने, जो कुछ इस तरीके का बना होता है, ऐसे होता है, स्टिक होता है, यहां पे रस्सी होती है, एक यहां होता है, एक यहां होता है, और फिर इसमें आपका कोई भी वस्तु डालकर इसको तोला जाता है। एक तरफ इसमें वस्तु होती है, एक तरफ इसमें बाट होता है, 50 ग्राम 100 ग्राम, और फिर उसको तोला जाता है, उसको मेजर किया जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्केल बोलेंगे, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, मेजरमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। और तो और देखो कितनी बड़ी बात है, यहां से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है। कौन सा मिल रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मिल रहा है। सुरकोतदा कहां पड़ता है, गुजरात में, गुजरात में मिलता है बेटा। और ये गुजरात में सुरकोतदा में घोड़े की हड्डियां मिली हैं, इतना याद रखना है। यहां से हमें मैम तराजू मिला है, और यहां से सबसे बड़ी चीज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है। इस टाइम पर भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते थे, मतलब एक जगह पर सारे सामानों को इकट्ठा कर देना, जो आज के समय पर हम देखते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बच्चा रंगपुर से। रंगपुर भी कहां पड़ता है मैम, ये भी गुजरात में पड़ता है बेटा जी। स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा आपकी हड़प्पा साइट्स गुजरात में ही मिली हैं। मैक्सिमम हड़प्पा साइट आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया आपकी कहां से मिलती हैं, गुजरात से, ठीक है। आर्यन कह रहे हैं मैम वो इंस्टाग्राम भी चलाते थे, हाँ इंस्टाग्राम भी चलाते थे, आईडी होगी आर्यन आपके पास, है ना। इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे बेटा, ये सब बहुत बाद में आया है। जितना बेटा आपको मैंने
बताया है, वो सब एविडेंसेस के बेसिस पर जो बताया है आपके पुरातत्वविदों ने, उसके बेस पर मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये कच्ची ईंटों का दुर्ग यहां से मिला है। आपको मैंने अभी तक क्या बताया कि जो सुरक्षा की दीवारें थी वो पत्थरों की मिली बनी हुई थी। ठीक है, किसकी बनी हुई थी? पत्थरों की बनी हुई थी, और पत्थरों की बनी हुई थी, लेकिन आपका रंगपुर ऐसी जगह थी जहां पर सुरक्षा की दीवारें कच्ची ईंटों मतलब अनबेक्ड ब्रिक से बनी हुई थी, जिनको पकाया नहीं गया था। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे चावल की खेती के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। चावल की खेती के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ राइस फील्ड्स हमें यहां पर दिखाई देते हैं। चावल की खेती के साक्ष्य, या आप कह सकते हो कि यहां से हमें और क्या मिला है? धान की भूसी। भाई धान से ही तो चावल निकलता है, ये भी अगर लिखा आ जाए तो गलत नहीं होगा। उससे पहले प्यारे बच्चे कहाँ मिला? लोथल में मिला मैम। लोथल से भी हमें चावल के दाने मिले हैं। ठीक है, तो ये सब हमें कहां से मिल रहा है? रंगपुर से। आप बेटा इतना लिख लो, फिर आपका लास्ट साइट बचती है बनावली। ठीक है, इतना लिख लो, और फिर मैं जाऊंगी वैदिक सभ्यता की तरफ। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा ही लगना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल सर का तमंचा, क्या बात है भाई। राहुल सर तो बहुत शांत हैं, आपने उनका नाम राहुल सर का तमंचा क्यों रख दिया? राहुल सर तो बहुत शांत रहते हैं, है ना, और इतने अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ सूट नहीं हो रहा उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं बेटा। और यहाँ पे आपने लिख लिया है तो अब आगे चल सकते हैं। अब आता है आपका बेटा बनावली, जो कहाँ पर है? आप कहोगे मैम हरियाणा में है। और इसमें आपको क्या मिला है? खिलौने के रूप में हल की आकृति, और वो खिलौना किसका बना हुआ था? मिट्टी का हल था। तो जब इस टाइम पे हल का खिलौना मिल रहा है, इसका मतलब यहां पे हल होता होगा। मैम खिलौने से कैसे हम पता कर सकते हैं कि हल होता होगा? ठीक है, वो कैसे हम कह सकते हैं? तो आप कहोगे कि मैम जिस टाइम पे जिस तरह की चीजें होती हैं, खिलौने भी वैसे ही बनने लगते हैं। जैसे आज के टाइम पे डोरेमोन आता है, आज के टाइम पे आपके जो कार्टून्स आते हैं उनके बेस पर टॉयज बनते हैं, बच्चे देखते हैं फिर उनकी डिमांड करते हैं। इसी तरीके से कार आपकी देखते हैं बच्चे, तो कहते हैं कार चाहिए, तो कार का खिलौना लाकर दे देते हैं पेरेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो आप कहोगे कि मैम इस टाइम पे मिट्टी का हल इसलिए मिला क्योंकि इस टाइम पे हल होते थे, और खिलौने हमेशा समय के हिसाब से ही बनते हैं। जैसे लकड़ी की नाली मिली, तो नाली होती होंगी तभी तो लकड़ी की नाली मिली। उसके बाद बेटा यहां से भी जौ के अवशेष मिले हैं, और यहां से मिट्टी के बर्तन और धावन पत्र मिले हैं। धावन पत्र, ठीक है, धावन पत्र किसको कहते हैं मैम? वॉश बेसिन को कहते हैं, जिसमें आप हाथ धोते हैं। इस टाइम पे वॉश बेसिन भी हुआ करते थे। क्या होते थे बेटा? वॉश बेसिन भी इस टाइम पर हुआ करते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाथी दांत की कंघी आपको यहां से भी मिलती है। हाथी दांत की कंघी आपको यहां से भी मिलती है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो जल्दी से फटाफट से लिख लें। और अब मैं आपको बताऊंगी वैदिक सभ्यता। अब मैं आपको लेकर जाऊंगी वैदिक सिविलाइजेशन की तरफ, और वैदिक सिविलाइजेशन आपको पढ़ाऊंगी। इतनी बात समझ में आई? हु इज धावन बेसिन? लिखा तो है वॉश बेसिन, धावन पत्र, जिसमें आप अपने हाथ धोते हो, हैंड वॉश करते हो। चलें आगे? चलो आगे चल सकते हैं। अब देखो,
आपका नेक्स्ट चैप्टर और नया चैप्टर है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। इसमें भी हम जानेंगे कि लोग किस चीज का व्यापार करते थे, क्या ये भी एक शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, क्या यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था, यहाँ के लोग कैसा खाना खाते थे, यहाँ के लोग क्या करते थे, क्या व्यापार करते थे, वैदिक सभ्यता कैसे बनी थी, किस नदी के किनारे बनी थी, ये सब मैं आपको बच्चे इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी। बच्चों ऐसे मत किया करो कि मैम आप हमारा मैसेज नहीं देखती। बेटा मेरे लिए आप सब बराबर हो, किसी ने मुझे अलग से पेमेंट नहीं दिया है कि हमारा नाम ले लेना। आप खुद सोचो कि जब इतने सारे बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं तो हर किसी का मैसेज नहीं सीन किया जा सकता। मैं आपसे इसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं सबके मैसेज नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन टेलीग्राम पे आप करो ना, वहाँ पे मैं पढ़ूंगी मैसेज और आंसर भी करूंगी। ठीक है, आगे देखिएगा। वैदिक सभ्यता, बेटा वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल या फिर इसको कहते हैं ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल कहिए या ऋग वैदिक काल, और एक आपका उत्तर वैदिक काल या आपका कह सकते हो आपका पोस्ट वैदिक पीरियड या लेट वैदिक पीरियड, ये वर्ड भी यूज हो सकता है। पोस्ट वैदिक पीरियड यानी वैदिक सभ्यता जिसे दो भागों में विभाजित किया गया, वो वैदिक सभ्यता के बारे में ध्यान रखना कि प्री वैदिक पीरियड आपका यहाँ पे 1 मिनट, इसमें एक डेट मिस हो गई है ना, पूर्व वैदिक काल की डेट मिस हो गई है। तो हम पूर्व वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो वो कब से कब तक था, तो पूर्व वैदिक काल बेटा आपका 1500 BC से और 1000 BC तक था। ये पूर्व वैदिक काल का टाइम है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक था। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे आइए, अगर मैं आपसे बात करती हूं कि इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि बेटा इस टाइम पे वेदों का संकलन किया गया, क्योंकि इस टाइम पर किया गया कंपाइलेशन ऑफ वेदास, मतलब आप इस चैप्टर के अंदर वेदों के बारे में पढ़ेंगे, और जब आप इसके अंदर वेदों के बारे में पढ़ेंगे इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है वेदों का संकलन महर्षि वेद व्यास जी ने किया था, कंपाइलेशन ऑफ वेदास महर्षि वेद व्यास। तो इसमें क्योंकि आप वेदों के बारे में पढ़ेंगे इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए मैम इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको ध्यान रखना है ये नया चैप्टर है। वैदिक सभ्यता सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड हुई है। फिर क्यों इसको वैदिक सभ्यता कहते हो, क्योंकि मैम इस समय पर वैदिक सभ्यता में वेदों को पढ़ा गया था, वेदों के बारे में जानकारी दी गई थी, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। और आपका जो वेद हैं जिनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, बेटा आपके वेद की अगर मैं बात करती हूं तो आपके पास जो वेद हैं, वेदों की संख्या अगर आप मुझसे पूछेंगे, नंबर ऑफ वेदास अगर आप मुझसे पूछेंगे, नंबर ऑफ वेदास तो वो कितनी है, आप कहेंगे मैम 4 है। तो इन चारों वेदों के बारे में आप इस वैदिक सभ्यता के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें से पूर्व वैदिक काल में आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यह आप पूर्व वैदिक काल में पढ़ेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। और प्यारे बच्चे उत्तर वैदिक काल में आप सामवेद को पढ़ेंगे, ठीक है, यजुर्वेद को पढ़ेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेम कहेंगे, और बेटा जी अथर्ववेद को पढ़ेंगे। तो इन दोनों कालों में आप वेदों को पढ़ेंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे फिर हम बात करते हैं, तो आपका सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या लिखा गया। तो सबसे पहले मैम वेद लिखे गए, वेद लिखने के बाद
ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। सबसे पहले आपके यहां पर क्या लिखने की शुरुआत हुई? वेद। फिर क्या लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ। मैम ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? तो बेटा जो वेद हैं वो आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए, और संस्कृत भाषा हर किसी को नहीं आती है। संस्कृत भाषा हर किसी को नहीं आती है, इसीलिए उसको सिंपल लैंग्वेज में जब लिखा गया तो उसको क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। यानी वेदों को सरल भाषा में लिखकर जो रखा गया उसको क्या कह दिया गया? ब्राह्मण ग्रंथ कह दिया गया। और आगे अगर मैं बात करूं तो फिर आपके आरण्यक आए और फिर आपके उपनिषद आए। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम वेद भी पढ़ेंगे, हम ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ेंगे, हम उपनिषद भी पढ़ेंगे। हम सब कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया क्योंकि ये सीक्वेंस भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सबसे पहले क्या लिखा गया। तो सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और फिर आपके उपनिषद। ठीक है, अब बात आती है कि जो वैदिक सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, आखिर उस वैदिक सभ्यता को किसने बनाया? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ये लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए है। जैसे अगर मैं बोलूं सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का निर्माण किसने किया था? तो आप यहां पे बोलोगे कि फॉर्मेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द्रविड़ ने किया था। और द्रविड़ किसको बोलते थे? भारतीयों को बोलते थे, इंडियंस को बोला जाता था। और द्रविड़ का मतलब होता था कि जो लोग काले हुआ करते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले या उसका फॉर्मेशन करने वाले इंडियंस थे। लेकिन क्या वैदिक सभ्यता भी भारतीयों ने बसाई थी? नहीं। वैदिक सभ्यता किसके द्वारा निर्मित हुई थी? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता। सिविलाइजेशन क्रिएटेड बाय द आर्यंस। और ये आर्यंस जो हैं इन्होंने ही क्या किया था? वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन का निर्माण। और आर्य बेटा कैसे थे? तो आर्य आपके गोरे थे, यानी कि वाइट थे। और आर्य आपके भारत में आने वाले पहले विदेशी थे। आर्य कौन थे? आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हो इसके अंदर कि आर्य जो हैं भारत में आने वाले पहले विदेशी थे, आने वाले पहले विदेशी। बाहर से आने वाले सबसे पहले कौन थे? आर्य थे। मतलब आर्य इंडियंस नहीं है, मतलब आर्य भारत से आए हैं। वो सॉरी, भारत से नहीं है, बाहर से आए हैं। तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहते हैं? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को मैम हम कहते हैं आपका वैदिक सभ्यता। ठीक है, उसके बाद में आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ आर्याज, आर्यंस। तो आप कहोगे इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि बेस्ट, जो सबसे बेस्ट थे। ठीक है, बच्चा कह रहा है सफेद है या भूरे? बेटा जैसा आप समझ लो। अश्वनी बेटा पीछे की क्लासेस देखो, बीसी और एडी क्या होता है बताया है मैंने। ठीक है, तो आपके आर्य कहां से थे? कहां से थे? बाहर से थे। भी बताऊंगी ये कहां से आए थे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो वैदिक सभ्यता को किसने बसाया? वैदिक सभ्यता में आर्य जो थे उन्होंने उसको बसाया। वैदिक सभ्यता में क्या पढ़ा? वेदों को पढ़ा, इसलिए वैदिक सभ्यता नाम पढ़ा। और मैम इसे आपके आर्यों द्वारा बसाया गया। और आर्य का मतलब होता है, आपका अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी कि बेस्ट। ठीक है, उसके बाद में कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। मैम एक रूरल सिविलाइजेशन था, मतलब शहरी सभ्यता केवल सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये शहरी सभ्यता नहीं थी, ये शहरी सभ्यता नहीं थी। और प्यारे बच्चे, यहां के लोग जो आर्य थे कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत।
इन्हें हिंदी भाषा नहीं आती थी, ये संस्कृत भाषा बोलते थे। आप बोलोगे सिंधु घाटी में तो नहीं बताया, उसकी भाषा का पता ही नहीं चला, इसलिए नहीं बताया। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे आर्य का अर्थ मतलब श्रेष्ठ होता है मैम, जो सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे आगे ले चल सकती हूं। इनकी ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि आखिर आर्य कहां से आए थे? आखिर आर्य कहां से आए थे और क्या मान्यता सबसे ज्यादा मानी जाती है? देखो, आर्यों का आगमन, अराइवल ऑफ आर्यंस, मैक्स मूलर ने कहा कि ये मध्य एशिया से आए थे। अब मैक्स मूलर की पूरी कहानी सुनना और प्लीज बेटा ध्यान से सुनना। आपके एक व्यक्ति हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने क्या कहा? मैक्स मूलर ने कहा कि आर्यों का आगमन जो है, यानी अराइवल ऑफ आर्यंस, आर्यों का आगमन किससे हुआ है? आप कहोगे मध्य एशिया, यानी सेंट्रल एशिया से हुआ है। कहां से हुआ है? सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से आए हैं मैम आर्य। और जब आर्य आपके मध्य एशिया से आए तो इन्होंने कहा कि आर्य कैसे आए मध्य एशिया से? तो इनका कहना था कि आर्य जो हैं वो हिंदू कुश पर्वत से होते हुए आए। हिंदू कुश पर्वत से कहां पर पहुंचे वो? भारत में। और जब आर्य भारत में आए थे तो मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता उस टाइम पर थी। ये किसने कहा? तो आप कहोगे कि मैम मैक्स मूलर ने कहा कि जब आर्य भारत में आए तो इन्होंने भारत में आकर क्या किया? इन्होंने किया भारत पर अटैक, भारत पर आक्रमण किया, यानी अटैक ऑन इंडिया, अटैक कर दिया। और अटैक किया तो इस टाइम पे कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। ये अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर है, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन इस टाइम पर थी। और आर्यों ने आक्रमण किया, तो यहां पर आक्रमण जब किया इन्होंने तो बच्चे यहां पर हुआ युद्ध, युद्ध हुआ। तो युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो आप कहोगे कि मैम युद्ध दो लोगों के बीच हुआ और इस युद्ध का नाम है दसराज्य युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। दसराज्य युद्ध मैम इस युद्ध का नाम है। और इस युद्ध की जब हम बात करते हैं तो आप कहोगे कि मैम मैक्स मूलर ने कहा कि इसमें एक तरफ थे आर्यों के राजा, किंग ऑफ आर्यंस, आर्यों के राजा, किंग ऑफ आर्यंस, किंग ऑफ आर्यंस, आर्यों के राजा जिनका नाम था सुदास। और दूसरी तरफ थे बेटा आपके द्रविड़, यानी कि भारतीय, और इनकी तरफ से थे, द्रविड़ की तरफ से 10 भारतीय राजा, 10 इंडियन किंग्स। और इन्होंने कहा मैक्स मूलर ने कि आर्यों के राजा सुदास ने जो 10 भारतीय राजा थे इनको हरा दिया, इनकी हार हुई और इनकी जीत हुई, यानी आर्यों ने आकर सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया। ये किसके हिसाब से था? मैक्स मूलर के हिसाब से था। ये मैक्स मूलर ने कहा था। मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य भारत में आए और जब भारत में आए तो इन्होंने आकर सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म किया। खत्म करने के लिए क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध किस किस के बीच? आर्यों के राजा सुदास के बीच और 10 भारतीय राजा एक तरफ थे जो आपके द्रविड़ जिनको हमने कहा, तो इनके बीच में युद्ध हुआ। तो आर्यों ने आपके सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो 10 राजा थे उनको हरा दिया और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कर दिया। तो मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किससे हुआ? 10 राजाओं के युद्ध से।
आर्य भारती नहीं थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब आप क्या कहोगे, मैम आपने तो कहा है बाढ़ के कारण खत्म हुआ था। जी हां, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बाढ़ से ही हुआ। ये मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य ने आकर सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया, लेकिन ये माना नहीं जाता। ये अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर था। मैक्स मूलर ने कहा कि दसराग्य युद्ध जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बना था, लेकिन नहीं, ये गलत है। आपका जो मानने वाला कारण है वो था बाढ़। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण हुआ था। तो आप कहेंगे कि मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग था मैम ये सब, तो ठीक है। तो मैक्स मूलर ने प्यारे बच्चे इस तरीके की यहां पर बातें कही हैं। आप यहां पे इस चीजों को ध्यान रखेंगे, और आपको मैं बता दूं यहां पर कि आगे की चीजें हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं और कल वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। बाकी लोगों ने क्या क्या कहा ये आपको मैं यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। आपका किस किस ने क्या क्या कहा है। क्या ये पीडीएफ मैम हमें मिलेगी? जी हाँ, ये पीडीएफ आज मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, इसी के साथ दे दूंगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अभी मैक्स मूलर ने क्या कहा जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।